नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो आइए सीधे आपको ले चलेंगे गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस दौरान अपना संबोधन दे रहे हैं। हम सब एक संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा हुआ मैं मंच पे आया तो रवि किशन को देख करके मैं देख रहा था कि यहाँ का कूलर, यहाँ का एसी भी काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मंच पे बात कर रहे थे इसको, लेकिन देखिए आप सब बंद हो गया है। वो गए भी थे लेकिन वो और बंद हो गया, जैसे उनका हाथ लगा और बंद हो गया। लेकिन एक अच्छी स्थिति है। भारत ने अपने प्रबुद्ध समाज को सदैव सम्मान दिया है। ऋषि मुनि की परंपरा, हर भारतीय अपना गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ जोड़ता है, यानी ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा के साथ वो अपना संबंध जोड़ता है। और यही ज्ञान की परंपरा के साथ भारतीयों का संबंध है, और इसलिए हमें भारत भी कहते हैं, यानी ज्ञान में रत जो है वही भारत है। उस परंपरा के हम सब वारिस हैं। देश काल और परिस्थिति को भी सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे प्रबुद्ध जनों की है। याद करना, दुनिया के अंदर आज जो भी वैभव है, दुनिया प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही है, लेकिन आज जो कुछ भी दुनिया में आपको दिखाई देता है, ये सब प्रगति गत 400-500 वर्षों की है। उससे पहले की दुनिया, भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य देशों में जो आज के कथित विकसित देश हैं, ये उस समय अंधकार के युग में जी रहे थे। भारत दुनिया की उन प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में है। हजारों वर्षों की विरासत जिसके पास है, हजारों वर्षों का एक गौरवशाली अतीत जिसके पास है, और जिसने अपनी बौद्धिक संपदा को केवल अपने लिए नहीं, दुनिया में शासन और आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व बंधुत्व के भाव के साथ पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये विराट भाव लेकर के, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव तो संकुचित बुद्धि के लोगों का होता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए भारत ने क्या कहा कि पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और उस परिवार भाव के साथ हमने जीवन जिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकार की प्रेरणा सदैव हम लोगों को दी है। हमने जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया, कभी नहीं। आप याद करिए रामायण का वह दृश्य, जब लंका पर भगवान राम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लंका विजय हो जाती है। विजय होने के बाद कायदे से भगवान राम वहां के राजा हैं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम कभी किसी राज्य में नहीं गए, और वहां पर जब लक्ष्मण से पूछते हैं भगवान राम
तो मिडिल ईस्ट में देखा गया कि संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है और तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 3.60 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा देखा गया। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पीएम मोदी की अपील का असर देश भर में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जहां सत्ता पक्ष ने ईंधन बचाने की अपील की है, तो साथ ही निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की भी अपील की है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। सुनिए। क्राइसिस के कारण जो विगत कई महीनों से चल रही है वो सबके ध्यान में है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले ही लगभग 2 गुना से बढ़ गए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसको कंट्रोल में रखा। अब हम सबके सामने है कि ये जो क्राइसिस है उसमें पूरे देशवासी स्वयं उस बात को समझ रहे हैं और उसकी भावना को समझ रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो पहले भी ये एक्ट में निर्णय किया गया है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, कंपनियां अपने आप उसको बढ़ा देंगी और घटा देंगी। लेकिन पिछले दिनों क्रूड के दाम इतने बढ़ने के बाद भी इस देश में दाम नहीं बढ़े थे। साइमल्टेनियसली माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया है, एक उनकी अपील है। उस अपील में कि हम सब लोग कितना बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अनावश्यक ट्रैवलिंग को कैसे कम कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा जिसके कारण हमारी खत्म होती है उसको कैसे रोका जा सकता है, सारी बातों का एक ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के माध्यम से किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा देश गर्व करता है और बहुत बड़े पैमाने पर विश्वास भी करता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आगाह भी किया है, अपील भी की है और एक तरीके से अपने खर्चों में कटौती करने की बात भी कही है। खासतौर से जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको खासतौर से मिनिमाइज करने की बात भी कही गई है। आज जो भी परिस्थिति बनी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य बढ़ने के कारण बनी है, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में पहले से ही इसमें वृद्धि हो गई। आज अपने देश में जो कुछ भी हमको ये देखने को मिला है एक तरह से बहुत कम भी है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चाहा है कि जनता की जेब पर कम से कम बोझ पड़े। ये निश्चित है कि दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो आसपास भी देश प्रभावित होते हैं और ईरान और इराक से ही तेल आते हैं भारत। अमेरिका से लड़ाई हो रही है, युद्ध लंबा खींच सकता है, तो इस नाते वहां युद्ध का असर आसपास के भी देशों को पड़ता है। उसी की देन है कि आज यहाँ जो है जो दाम बढ़ा है युद्ध की वजह से दाम बढ़े हैं। ये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से हमारे देश के सम्मानित उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। विदेश नीति असफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पहले उन्होंने सभी सम्मानित देशवासियों को अलर्ट किया था वो सामने आ गया और ये महंगाई का सिलसिला ये थमने वाला नहीं है।
ये डे बाय डे महंगाई बढ़ेगी, कमर तोड़ महंगाई है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाला समय विकट होने वाला है और ऐसे में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को खत्म करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों और पर्यावरण संकट को लेकर जनता को आगाह किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है और अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाइक देखा, पोल्यूशन से बचेंगे। बाइक निकाला हम हम खोजा था कि अभी कौन वाला इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाए, तो जैसे बाइक से चलेंगे, प्रयास रहेगा, एक दिन कोई व्हीकल नहीं रहेगा। हम लोग पूरा कटौती कर रहे हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल बचाना है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। पूरा गोरखपुर हम देख रहे हैं 50% ट्रैफिक कम हो गया और गोरखपुर कोरोना काल में हमने माना और देश, सबको देश बचाना, सबके मालूम है कि देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। ये पूरा बहुत संभालने वाली स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने कुछ हम लोगों को वार्निंग दी है। मैं आपको बताऊं, विश्व में फ्रांस एक जगह है, वो अभी लॉकडाउन हो गया है। डीजल पेट्रोल वर्ल्ड में इतना हर देशों में महंगा हो गया है। हम लोगों ने अभी स्थिति नहीं देखी है, लेकिन अभी हम लोग को संभलना है, बचना है, पोल्यूशन से बचना है, बिजली बचानी है, सौर ऊर्जा की तरफ जाना है, डीजल पेट्रोल को अवॉइड करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना है, प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस जो घूम रही हैं उसका इस्तेमाल करें। एक एरिया में जा रहे हैं तो एक ही साथ गाड़ी में 4-5 लोग बैठ जाएं। तो पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर देश भर में अब देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें सहारनपुर से भी सामने आ गई हैं, जहां पेट्रोल डीजल के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी ने अपने वाहन को छोड़कर रिक्शा पर नजर आए और घर से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए रिक्शा का सहारा लिया। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ये रिक्शा पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं देश और प्रदेश से, और सहारनपुर की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की। तो वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील रंग ला रही है और कुछ ऐसी ही तस्वीर फिरोजाबाद से भी सामने आ गई, जहां सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने अपने वाहन और काफिले को छोड़कर पैदल दफ्तर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने भी जनपद वासियों से ईंधन बचाने की अपील की है। सप्ताह में एक दिन हम लोग नो व्हीकल डे के रूप में जो ईंधन युक्त वाहन है उसका उपयोग नहीं करेंगे। और उसके क्रम में आज हमारे जनपद के जो अधिकारीगण हैं सभी ने अपना अल्टरनेट माध्यम अपनाया है। अधिकांश लोग पैदल आए हैं अपने अपने कार्यालयों में। इसके माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए एक अपील है कि जो ईंधन की जो जितनी आवश्यकता हो, जहाँ पे हो उतना ही व्यय करें और ईंधन की बचत करें। एक सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रहित में ईंधन को बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो जितनी भी ईंधन की बचत हो वो बेहतर है। और इसके साथ ही साथ जब हम अल्टरनेट यूज करते हैं, चाहे हम पैदल आएँ, तो फिर आप देखें तो ये एक आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भदोही से बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, पूर्व विधायक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बाहुबली विजय मिश्रा को 10 साल की सजा हुई है। पत्नी और बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। बहू रूपा मिश्रा को 4 साल का साधारण कारावास हुआ है। संपत्ति हड़पने के मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रही है भदोही से, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। पूर्व विधायक को कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ बाहुबली विजय को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें कि कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। संपत्ति हड़पने के मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी कोर्ट ने माना है और इसी के बीच में 10 साल का ये फैसला सुनाया गया है सजा का। पत्नी और बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये वादी मुकदमा कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा एक मुकदमा थाना गोपीगंज में मुकदमा प्राप्त संख्या 273/20 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा एवं उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसपे आरोप लगाया गया था कि इन उपरोक्त लोगों द्वारा उनके मकान, उनके फर्म
पर ज़बरदस्ती कब्जा करके और उनकी फर्म से करोड़ों रुपए अपने सेल कंपनियों में ट्रांसफ़र किया गया है, जो है जान से मारने की धमकी दी गई है और एक वसीयत तैयार करा करके उनकी पूरी संपत्ति को अपने नाम कराने का एक प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद पूरे केस का विवेचना किया गया और विवेचना के 6 साल के ट्रायल के पश्चात न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया, जिसमें से रामलली, विजय मिश्रा एवं विष्णु को अधिकतम 10 साल और अर्थदंड की सजा सुनाई है और अनेक धाराओं में अन्य सजाएं भी हैं और उनकी बहू जो रूपा मिश्रा हैं उनको अधिकतम 4 वर्ष की साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। तो कानपुर की राजनीति में उस वक्त उबाला क्या जब आर्यनगर से सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने परमठ स्कूल विवाद को लेकर अपने त्याग की सारी सीमाएं लांघ दी। पुलिस की कड़ी घेराबंदी और नजरबंदी के बीच में विधायक ने न केवल प्रशासन के खिलाफ डमरू बजाया बल्कि अपना कुर्ता तक उतार कर फेंक दिया। साथ ही ऐलान किया कि जब तक परमठ का प्राथमिक विद्यालय बनकर तैयार नहीं हो जाता है वो नंगे पैर रहेंगे, शरीर के ऊपरी हिस्सों पर कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी राजनीतिक बैठक या पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। और जब वो विद्यालय बनेगा तब उस विद्यालय में उन्हीं शिलाओं को स्थापित करूंगा। इस दौरान जब तक ये पूजन चल रहा है, आप प्रशासन के अपने पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम अधिकारी जो निर्णय लेने की स्थिति में हो कि गुंडा एलिमेंट में कैसे कार्रवाई करेंगे, जिलाधिकारी के आने सक्षम अधिकारी जो पूरी व्यवस्था को देख सकता हो, बीएसए और इस विभाग से जो हमारे विकास निधि को देखता है, चारों विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बुला लीजिए, हम वार्ता कर लेंगे। ठीक, हम आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, कैसे होगा। और दूसरी बात, एक बात और सॉल्व कर दूं, मेरा सांसद जी से कोई विवाद विरोध नहीं है। सांसद जी शिलान्यास करना चाहें तो कर ले, एक काम का नहीं, मेरे क्षेत्र में सैकड़ों कामों को शिलान्यास करें। मेरी उनके प्रति सद्भावना है, दल अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन कानपुर के लिए हम सब एक हैं। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी के टाइम की, श्री प्रकाश जायसवाल जी के टाइम की और सत्यदेव पचौरी जी के टाइम की लंबी परियोजनाओं को पूरा कराने में लगे हैं। दिल्ली में जो भी परियोजना ला रहे हैं, एक आध ज्यादा ही लाए हैं, जरूरत से ज्यादा ले आए, कम नहीं लाए हैं। मैं उनके किसी विकास कार्य में बाधा नहीं हूं और किसी भी जनप्रतिनिधि जो मेरे क्षेत्र विकास कार्य कर सकता है उन सारा में भी कर रहा हूं। तो उधर आगामी त्योहारों को लेकर सहारनपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दरअसल आगामी बकरीद और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद चौहान और एसएसपी अभिनंदन सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया, पैदल गश्त करते हुए नजर आए। साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को देने की अपील की गई। लगातार अपराध की रोकथाम के लिए और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत भी पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं और इसी क्रम में आज सभी जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं वो बिल्कुल साथ साथ अलग अलग एरिया में सघन चेकिंग कर रहे हैं। हम और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर घंटाघर एरिया के पास, चूँकि शहर का व्यस्ततम एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की है। जो यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या थी उसको भी देखा है और पब्लिक से भी वार्ता की है, उनसे भी फीडबैक लिए हैं और लगातार हम लोग इस चीज़ को आगे भी करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।